हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट पढ़ा दी थी। पार्ट 2 इसका है इम्प्योरिटी और बचा है लिमिटेड, दो ही चीज़ बचा है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ इम्प्योरिटी। अच्छे से पढ़िएगा। इम्प्योरिटी इज ओनली मटेरियल, ऐसा मटेरियल होता है जो कि किसी सब्सटेंस के प्योरिटी को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? प्योरिटी ऑफ मटेरियल को। अब इम प्लस प्योरिटी, जो प्योरिटी को अफेक्ट करे वो होता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या होता है? गलती या कह दो कोई गंदगी या कुछ पड़ जाए किसी चीज़ में जो इम्प्योर कर दे चीज़ों को, या इम्प्योर कर दे या फिर प्योरिटी को अफेक्ट कर दे। ठीक है। इम्प्योरिटी क्या होता है? टॉक्सिसिटी काज कराता है। फिर ये क्या करता है? स्ट्रेंथ को कम कर देता है, लोअर कर देता है स्ट्रेंथ को। इम्प्योरिटी होता कैसे? तो लेड, आर्सेनिक, इस सब की वजह से होता है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होता है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होता है, रेसिडुअल। तीन तरीके का इम्प्योरिटी होता है। टाइप्स इसके तीन हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो होता है वो किस में होता है? कब? बनाते समय, प्योरीफाई करते समय और स्टोर करते समय। तीन समय पे हो सकता है। कभी कभी ये पहचान में आ जाता है, कभी कभी ये पहचान में नहीं आता है। तो आइडेंटिफाइड, नॉन आइडेंटिफाइड। और बेसिकली इसमें होता किस में है? सिंथेसिस में करते समय, इंटरमीडिएट में, रिएजेंट में, लीजेंट में, कैटालिस्ट में, बाई प्रोडक्ट में, मटेरियल में, स्टार्टिंग के, इस सब में होता है। इतने चीज़ों में होता है इम्प्योरिटी। अब अगला होता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो होता है ये किस में होता है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब किसी चीज़ को बनाते रहिए उस टाइम पे जो गलती होती है उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ये बनाते समय, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है। और ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये होता कैसे? लीजेंट से होता है, कैटालिस्ट से होता है, हैवी मेटल से होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट से होता है। अब आता है रेसिडुअल। इनऑर्गेनिक हो गया, अब रेसिडुअल। रेसिडुअल होता है, ये भी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन होता कैसे है? जो सॉल्वेंट यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बनाते समय, उस सॉल्वेंट की वजह से होता है, उसकी वजह से होता है रेसिडुअल सॉल्वेंट के। ठीक है। अब सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होता है? अच्छा, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी जो होता है कि ऐसा क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हो सकता है? जो रॉ मटेरियल बनाते हैं उस टाइम पे कुछ गलती कर दे रॉ मटेरियल में, या रिएजेंट में, या मेथड में, या सॉल्वेंट लेते समय, या एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो जाए, या रिएक्शन कर दे बेसल से, या पैकेजिंग एरर हो जाए, या स्टोरेज कंडीशन में, तो वो भी कहलाएगा इम्प्योरिटी सोर्स का। अब होता है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी कौन सा है, उसका इफेक्ट क्या है फार्माकोपियल सब्सटेंस में। अब होता है रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो फाइनल प्रोडक्ट में जाकर इम्प्योरिटी कॉज कराता है। जैसे कि रॉक सॉल्ट लेते हैं NaCl को, उसमें होता है। तो फिर पढ़िएगा एग्जाम्पल जो दिया गया है। अब दिया है रिएजेंट। जो रिएजेंट हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो होता है, उसमें इम्प्योरिटी हो जाए। अब जब रिएजेंट जो डालेंगे उसमें अगर इम्प्योरिटी हो गया तो ये कम्प्लीटली कहाँ से रिमूव होगा? तो ये कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई देता है डायरेक्ट जाकर। मेथड प्रोसेस, जो मेथड यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए उससे भी होता है इम्प्योरिटी। ये कहता है कि यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जब बनाने के लिए जो मेथड यूज होता है उससे भी में भी कोई गलती कर दे तो वो भी होगा इम्प्योरिटी जाकर लास्ट में। अब आता है कि सॉल्वेंट, हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उससे भी इम्प्योरिटी होता है। जो सॉल्वेंट मतलब लिक्विड जो यूज होता है सॉल्वेंट, उसकी वजह से, जैसे अब आप टैप वाटर लेते हैं जो कि वो इम्प्योरिटी हो जाता है क्योंकि वो डिजॉल्व होगा वार्म वाटर में, या सॉफ्टनेड वाटर लेते हैं, या डिमिनरलाइज या डिस्टिल्ड वाटर, और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वही वाटर लेना है ना, तो इसके लिए भी सॉल्वेंट बहुत मायने रखती है, वरना ये लास्ट में जाके फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी कंटामिनेशन क्रॉस करा देता है। फिर एटमॉस्फेरिक सॉल्वेंट। अब बोलता है जो इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, जैसे एटमॉस्फेयर मायने रखता है। अब देखते हैं मेनली इंडस्ट्री जो होता है वो कोल्ड प्लेस पे होता है। क्यों नहीं हो जाता? हमारी यूपी में ज़्यादा इंडस्ट्री है क्योंकि ये एरिया ही उस लायक नहीं है। तो एटमॉस्फेयर मायने रखता है प्रोडक्ट बनाने के समय पे। कहता है इंडस्ट्रियल एरिया एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, डस्ट पार्टिकल, ये सबको देख कर बनता है। इंडस्ट्री का जो एरिया होता है वो कंटामिनेशन से दूर, डस्ट पार्टिकल से दूर, और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो रिएक्शन कर देता है। ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर आता है रिएक्शन विथ वेसल्स। वेसल्स के साथ रिएक्शन
अब कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो जाकर वेसल से मिल रिएक्ट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट में कंटामिनेशन दिखाई देता है। इसी तरीके से पैकेजिंग एरर, अब पैकेज करने के लिए देखो जैसे आप करते हैं कि जो टैबलेट है वो सेम शेप साइज का है, कलर का है, तो वो सिमिलर कंटेनर में पैकेज होता है। इसी तरीके से कंटेनर, मान लीजिए आपको जो प्रोडक्ट जिसमें करना है, मान लीजिए आप कोई सिरप लिए, आपने किसी बोतल में उसको पैक कर दिया और वो कंटामिनेशन उससे रिएक्शन कर लेता है तो वो पैकेजिंग एरर कहलाता है, या सही से आपने पैक ना किया हो तो पैकेजिंग एरर कहलाएगा। अब आता है स्टोरेज कंडीशन, आप जैसे प्रोडक्ट है, कोई कोल्ड प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज होता है, कोई हॉट, कोई बॉटल में, कोई कहीं। तो स्टोरेज चीज़ें क्या है कि इसका नेचर प्रोडक्ट के बैच साइज और क्वांटिटी के बेस पे डिपेंड होता है, तो उसको देखते हुए स्टोरेज कंडीशन को आप प्रोडक्ट को लेते हो, वरना लास्ट में वो इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है। अब आता है लिमिट टेस्ट, इम्प्योरिटी समझ में आया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, सब दिख गया। अब आता है लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव, ये हमारी किसी भी चीज़ में कितनी क्वांटिटी इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी को बताता है लिमिट टेस्ट। और क्या बताता है, कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट इम्प्योरिटी है और कितनी सेमी क्वांटिटेटिव। सेमी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के दोनों की मिक्सिंग को कहते हैं, और सेमी क्वालिटेटिव जो होता है, क्वांटिटेटिव मतलब बताता है कि इसकी क्वालिटी को कितना अफेक्ट करेगा कोई भी इम्प्योरिटी, और क्वांटिटी को कितना अफेक्ट करेगा, कितने अमाउंट को, तो उसी को बोलते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट जो होता है इम्प्योरिटी को बताता है किसी भी प्रोडक्ट के, उसीलिए लिमिट टेस्ट कहते हैं। अगला कहता है लिमिट टेस्ट जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल का, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताता है, ठीक है, उसकी इफिकेसी को, उसकी सेफ्टी को। अब लिमिट टेस्ट किसका क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, आर्सेनिक का, लेड का, ओके, इतनी चीज़ों का होता है लिमिट। पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम देखते हैं कि क्लोराइड की वजह से कैसे इम्प्योरिटी होती है और उसको कैसे लिमिट टेस्ट में लोग जानते हैं। देखते हैं क्लोराइड आयंस की वजह से कैसे इम्प्योरिटी को पहचानेंगे, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को। अब इसमें क्या करते हैं, क्लोराइड को लेंगे और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे HNO3 के प्रेजेंस में, और वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, और तो बनेगा क्या, AgCl और NO3 रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा ये होता है टर्बिडिटी बनेगा। अब ये होगा टेस्ट, ऐसे हम स्टैंडर्ड का लेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो हम लेंगे NaCl और AgNO3 से इसका भी रिएक्शन करेंगे, वैसे सेम प्रोसेस करके, और इसमें भी AgCl जो होगा वो NaCl का बनेगा, और NaNO3 ये जो वाइट PPT बनेगा इसी को चेक करेंगे। अब कैसे रिएक्शन करेंगे, यही इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन ऑफ क्लोराइड विथ सिल्वर नाइट्रेट, और किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, और जो टर्बिडिटी अपेयर करेगा वो सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT, उसी टर्बिडिटी को कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अब देखिए क्यों हम नाइट्रिक एसिड ही ले रहे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं और कोई ले रहे हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक एसिडिक मीडियम है, और नाइट्रिक एसिड जो है प्रेसिपिटेट बनाने में, मतलब कि टर्बिडिटी बनाने में मदद करेगा। हमें यहाँ टर्बिडिटी को ही देखना है रिजल्ट में, तो इसमें ग्लासवेयर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ग्लास रॉड ये लेंगे, निस्लर सिलेंडर और ग्लास रॉड और स्टैंड लेंगे टेस्ट वो, ठीक है। अब आता है रिक्वायर्ड केमिकल, तो हम देखिए HNO3 लिखा है, HNO3 ले लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl सब ले लेंगे। अब आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर कहता है आप ले लीजिए, सबसे पहले एक ले लीजिए, दो ले लीजिए टेस्ट, आप ले लीजिए 2 ये नसल सिलेंडर, और दोनों नसल सिलेंडर में जैसे जैसे बोला जाएगा इस प्रोसीजर के हिसाब से अब काम करिए। जैसे पहले बोला जाता है कि एक नसल सिलेंडर में आप ले लेते हैं एज फार्माकोपिया के हिसाब से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे। देखिए 1 ml ले लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और एक में आप अपना सैंपल ले लेंगे, फिर दोनों में 10 ml HNO3 डाल देंगे, 50 ml इसका वाटर से वॉल्यूम मेकअप करेंगे। 50 ml वॉल्यूम मेकअप मतलब जान समझते हैं, 1 ml आप NaCl का जो डाले थे वो डाले ही थे, ठीक है।
या 1 ml आपने सैंपल का जो दिया जाएगा आपको उसको डाले ही थे। सैंपल कुछ भी देंगे, उसका क्लोराइड आयन केवल पता करना कि क्या इसमें क्लोराइड की टर्बिडिटी है, तो जो भी सैंपल दिए जाएंगे वो डाल दिए। यहाँ पर आप डाल देते हैं सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आपको क्लोराइड का पता करना है, इसलिए आप सोडियम क्लोराइड डालते हैं एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर आप जब डाल देते हैं दोनों में, फिर जो टेस्ट वाला था जिसमें आपको कोई भी सैंपल दिया गया, आपको तो हम बता कर देंगे नहीं, उसमें भी आप HNO3 डालेंगे, इसमें भी। फिर दोनों को 11-11 ml लगभग हुआ रहेगा। फिर 39 ml डाल के 50 ml का वॉल्यूम मेकअप कर देंगे दोनों में वाटर से। फिर डालेंगे 1 ml नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड डालने के बाद से टर्बिडिटी को दोनों जगह देखा जाएगा। रिजल्ट क्या कहता है कि अगर टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी कम होगी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपेयर में, तो क्या होगा कि वो पास है, और वही टेस्ट सोल्यूशन मोर टर्बिडिटी है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो वो फेल होगा। समझ गए? अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि जब अगर टेस्ट वाले का कम टर्बिडिटी है तो ये शो करता है ना कि जैसे ये लेस टर्बिडिटी है और ये ज़्यादा है, तो ये दिखाता है कि हाँ जो हमने स्टैंडर्ड लिया था उसकी टर्बिडिटी इतनी थी और हमने सैंपल में हर चीज़ डाला और इसकी टर्बिडिटी उससे कम ही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड मतलब हमारा टेस्ट क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पास हो गया। अब पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। अब सल्फेट का लिमिट टेस्ट पढ़ना है तो देखिए सल्फेट आयन का देखते हैं। अब ये देख लीजिए कि सल्फेट का रिएक्शन हम कराएंगे बैरियम क्लोराइड से, तो बनाएगा बैरियम BaSO4। अब BaSO4 कहता है कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, जिसमें हमें किसी भी सैंपल में अगर ये पता करना है कि सल्फेट आयन है कि नहीं है, उसकी इम्प्योरिटी है कि नहीं है, तो हमें सल्फेट का रिएक्शन बैरियम क्लोराइड से कराना पड़ेगा। तो बैरियम सल्फेट बनाएगा, और जब रिएक्शन करा कर कोई भी प्रोडक्ट बना लेता है तो इसका मतलब वो तो था ही, वही हम चेक करेंगे और वही इसका प्रिंसिपल भी होगा। तो हम लेते क्या है स्टैंडर्ड के रूप में पोटेशियम सल्फेट एज अ बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और बैरियम सल्फेट बनाएगा और KCl रिलीज होगा। जब ये होगा तो समझ लीजिए कि अगर ये रिएक्शन निकलता है तो उसमें होता है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन पाया जाता है। ठीक है, अब इसका यही प्रिंसिपल है कि रिएक्शन कराएंगे सल्फेट आयन का बैरियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फॉर्मेशन होगा बैरियम सल्फेट का और वाइट कलर का टर्बिडिटी दिखाई देगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ बैरियम सल्फेट का लिमिट टेस्ट है। अब होता है कि ये रोल ऑफ HCl, हमने क्यों HCl ले लिया, क्यों और कुछ नहीं लिखा, हमने तो बताया था ना, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम होता है और ये प्रेसिपिटेट बनाने के लिए अच्छा रोल निभाता है इसमें। ठीक है, ग्लास वेयर जो लेते हैं नेशनल सिलेंडर स्टैंड या ग्लास रोड सब कुछ, फिर अदर रिक्वायर्ड केमिकल बैरियम क्लोराइड बनाने के लिए बैरियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट या HCl ले लीजिए। अब आता है प्रोसीजर ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले था कि 2 नेशनल सिलेंडर लेंगे, हमको जो सैंपल दिया जाएगा वो तो डालना ही डालना है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि सल्फेट होगा तो रिएक्शन करेगा और नहीं होगा तो नहीं करेगा, अगर क्लोराइड होगा तो नहीं करेगा। पहले सैंपल डाल देंगे, फिर उसके बाद से कहता है कि 1 ml हम लोग स्टैंडर्ड क्या लिए थे, जो लिए थे स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट लिए थे तो वो डालेंगे, फिर 2 ml HCl दोनों में डालेंगे, फिर दोनों में 45 ml वाटर डाल के वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। जानते हैं लास्ट में 45 ml में सब कुछ हो जाए इतना करेंगे, फिर 5-5 ml डालेंगे बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। उसके बाद से हम चेक करेंगे टर्बिडिटी को। अगर टर्बिडिटी को देखते हैं, अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी ज़्यादा है टेस्ट की अपेक्षा तो पास हो गया, तो ये क्या हो गया, पास हो गया। और अगर यही टर्बिडिटी इसकी ज़्यादा हो गई इस टेस्ट वाले की और स्टैंडर्ड वाले की कम, तो फेल हो गया। समझ में आया? बस इतना ही है, एकदम बहुत आसान है। जैसे क्लोराइड का था वैसे सल्फेट का है। अब पढ़ते हैं आयरन की लिमिट टेस्ट। फिर कहते हैं आयरन की रिएक्शन जब हम कराते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड से, तो ये बनाता है फेरस थायोग्लाइकोलेट और ये रिड्यूस करता है कलर को, जो कि पेल पिंक कलर होता है, हल्का पिंक, ठीक है, या रेडिश पर्पल कलर का शो करता है। अब ये रिएक्शन करके देख लीजिए आप। अच्छा, यही प्रिंसिपल भी है कि आयरन का रिएक्शन हम करा देते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। ऊपर किसका प्रेजेंस है? सिट्रिक एसिड का, और अमोनिया भी डालते हैं। और तो पेल पिंक कलर अगर आ जाए तो आयरन है सैंपल में, और अगर नहीं आ रहा है तो हमने जो सैंपल लिया है उसमें कोई टर्बिडिटी आयरन का नहीं है, कोई
कोई और सैंपल का होगा, ठीक है। बस हमें ये पता है कि इम्प्योरिटी है, बाकी हम चेक करने के लिए पता करेंगे तो आयरन का होगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी देख लीजिए, फेरस वो लेंगे, फेरस लेंगे ही फेरस आयन को, फिर थाइरोक्लिक एसिड का फार्मूला ये है, इसको लेंगे HASCH2COOH है, फिर इसको बनाएंगे फिर थायोग्लाइकोलेट बन गया। अब ग्लासवेयर में क्या कह लेते हैं, नेस्ले सिलेंडर, ग्लास रॉड, स्टैंड, या केमिकल क्या कह लेते हैं, सारा केमिकल ले लीजिए। इसके बाद से आता है इसका केमिकल का रोल, क्यों हम अमोनिया ही लेते हैं, क्यों थायोग्लाइकोलिक एसिड लेना पड़ रहा है, क्यों सिट्रिक एसिड। हमने ऊपर देखिए सिट्रिक एसिड अमोनिया के प्रेजेंस में बनाया था, थायोग्लाइकोलिक एसिड भी फेरस के साथ रिएक्शन कर रहा था, क्यों इसी सबको लिए, कुछ और क्यों नहीं लिए। तो अमोनिया एक अल्कलाइन मीडियम है जो कि उस टाइम पे प्रेसिपिटेट बनाने के लिए अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर सिट्रिक एसिड जो था वो प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेट ऑफ आयन, ये रोकता है उस टाइम पे प्रेसिपिटेट आयन की प्रेसिपिटेशन को, ठीक। और थायोग्लाइकोलिक एसिड जो था वो फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। अब आता है प्रोसीजर, तो जैसे सैंपल लेते हो वैसे सैंपल आप ले लीजिए जो आपको दे दिया जाएगा कि इसमें पता करिए इम्प्योरिटी है, और इसी तरह आप एक स्टैंडर्ड सैंपल ले लीजिएगा, ठीक है। और 2 ml जब स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे, दोनों में 20 ml का वॉल्यूम मेकअप कर दीजिएगा पानी से, फिर सिट्रिक एसिड डालिएगा 22 ml बन जाएगा, फिर 0.1 ml का थायोग्लाइकोलिक एसिड, फिर अल्कलाइन मीडियम डालने के लिए अमोनिया से बनाएंगे, जो कि अमोनिया डालने के बाद से हम टर्बिडिटी को देखना शुरू करते हैं, लेकिन वॉल्यूम मेकअप करने के बाद 50-50 ml पूरा दोनों बन गया। अब 50 ml से दोनों फुल है। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड और टेस्ट में, अगर स्टैंडर्ड का जो होता है टर्बिडिटी मोर होता है और टेस्ट का लेस होता है, तो सैंपल क्या होता है, पास होता है, और यही नहीं होगा तो सैंपल फेल होगा। समझ में आया। सेम तीनों है, बस रिएक्शन का है और थोड़ा बहुत प्रोसीजर का है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक को मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ हैवी मेटल, क्योंकि आर्सेनिक सबसे डिफरेंस है ना। अब हैवी मेटल देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि हैवी मेटल का पता करना है कि क्या हैवी मेटल का इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो हम डालेंगे मेटल को डालने के बाद से इसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से, और कराने के बाद एसिडिक मीडियम कोई ले लेंगे, मेटल सल्फाइड बना दिया तो इम्प्योरिटी मेटल का था, और नहीं बनाता है तो इम्प्योरिटी मेटल का नहीं है। लेकिन ये कलर कौन सा बनाता है, रेडिश ब्राउन कलर बनाता है, और इसमें ग्लासवेयर रहता है, नेस्ले सिलेंडर, ग्लास रॉड, स्ट्रैंड। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं कलर की इंटेंसिटी को, कि कितना ज़्यादा कलर शो करता है या कितना कम, और स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम जान पाते हैं। लेकिन इट एक्सप्रेस इन अ लेड पर मिलियन 20 mm ppm, 20 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए लेड का किसी भी सैंपल में, तो पता चलता है कि उसकी इम्प्योरिटी हैवी मेटल है या नहीं है, ठीक है। अब आता है प्रोसीजर सुनिएगा, एकदम वैसे ही है जैसे सबका था, कि आप सैंपल लेते हैं, सैंपल में आप डालते हैं 25 ml वाटर और 50 ml का वॉल्यूम में, 50 ml के नेस्ले सिलेंडर में 25 ml पानी डालते हैं और सैंपल डालते हैं। सेम इसमें भी 2 ml से जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा वो डालिए और 25 ml वाटर। फिर इसका वॉल्यूम में कम करने के लिए हम pH को एडजस्ट करते हैं 3.4 में, इसके लिए कोई एसिटिक एसिड यूज करते हैं एसिडिक मीडियम बनाने के लिए अमोनिया के साथ में, और बनाने के बाद से 45 ml का वाटर डालते हैं। फिर 10 ml इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हैं, जो कि हमको सल्फाइड का पता करना है इम्प्योरिटी। फिर 50 ml का वॉल्यूम मेकअप करेंगे, और सेम उसी तरीके से कलर की टर्बिडिटी को मापेंगे, कलर किसमें ज़्यादा आता है किसमें कम। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ज़्यादा टर्बिडिटी है, ज़्यादा ब्राउन कलर देता है, तो वो टेस्ट की अपेक्षा पास है, और नहीं देता है तो फेल है। अब आता है लास्ट आर्सेनिक, जो कि सबसे डिफरेंट है। देखिए सब में हमने पढ़ा था नेस्ले सिलेंडर को, लेकिन आर्सेनिक में हम पढ़ते हैं गर्जेट अपैरेटस। क्या गर्जेट अपैरेटस यही है, ध्यान से देख लीजिए, ये जो अपैरेटस दिख रहा है बाबू, ये सॉरी रुक जाइए, ये जो आप अपैरेटस देख रहे हैं ये है गर्जेट अपैरेटस, और हम लिमिट टेस्ट में यही यूज करते हैं और कोई चीज़ें नहीं यूज करते हैं। तो इस अपैरेटस की वजह से लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट माने जाते हैं। अपैरेटस का स्पेलिंग देख लीजिए, गर्जेट अपैरेटस, ठीक है। अब आते हैं गर्जेट अपैरेटस होता क्या है, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट होता क्या है।
लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, जिसमें हमें पता करना है कि आर्सेनिक एसिड तो नहीं प्रेजेंट है। तो आर्सेनिक एसिड नहीं प्रेजेंट है क्या प्रेजेंस है, इसको देखने के लिए हम पहले लेते हैं आर्सेनिक, उसका रिएक्शन होता है तो बनता है आर्सेनियस, बाद में वही आर्सेन गैस बन के इवॉल्व होता है और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से जाकर उस गैस का जब उड़ता है तो उसके पास टकराता है और येलो कलर का स्टेन देता है, तो उसमें आर्सेनिक एसिड पाया जाता है, और नहीं देता है तो नहीं पाया जाता है। अब सुनिए, पहले हम आर्सेनिक एसिड लेते हैं, वो आर्सेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही आर्सेनियस, ध्यान से देखिए, वही आर्सेनिक एसिड हमने लिया था, आर्सेनियस में कन्वर्ट हुआ, वही आर्सेनियस हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है आर्सेन गैस, वही गैस जाकर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से मिलकर येलो या ब्राउन कलर का स्टैंड देगा, तो आर्सेनिक एसिड प्रेजेंट है। और यही चीज़ रिएक्शन के प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है, बस अपैरेटस नया है, गैजेट अपैरेटस है, ग्लास रॉड है। रिएक्शन थोड़ा सा आपको हो जाएगा टफ, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन ये याद कर लीजिएगा, बाकी ये तो पढ़ ही लेंगे कि आर्सेनिक एसिड था, आर्सेनियस बना था, फिर आर्सेनियस बना, मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन करके येलो कलर का स्टेन देता है, ये तो कोई टफ है नहीं। थोड़ा सा यही है कि आर्सेन से आर्सेनियस, आर्सेनियस से आर्सेन गैस, आर्सेन गैस यही क्लोराइड पेपर जो लगा रहता है। अभी आपको ये भी समझा देते कैसे, देखिए इसमें लगा है ये पेपर मर्क्यूरी क्लोराइड, अभी ये आर्सेनिक एसिड था, बनाता है आर्सेनियस, आर्सेनियस है बनाता है आर्सेन गैस, तीन ही है, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस, आर्सेनियस से आर्सेनिक गैस, आर्सेनियस से आर्सेनिक गैस है तो उड़ेगा ज़रूर। अब उड़ा, पेपर से टकराया ज़रूर, टकराया, पेपर अगर भूरा कलर का हुआ या पीला कलर का तो आर्सेनिक एसिड प्रेजेंस है, और नहीं प्रेजेंट है तो नहीं कलर चेंज होगा। बस इतना ही तो है, बहुत सिंपल था। अब आता कि हम केमिकल में क्यों लेते हैं रिक्वायर्ड केमिकल, हम ये केमिकल लेते हैं, जिंक, पोटेशियम आयोडाइड है, ये HCl है, ये सब लेते हैं। अब क्या होता है कि Zn और Ki ये जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, HCl जो होता है एसिडिक मीडियम के लिए यूज होता है, लेड एसीटेट जो होता है ये ट्रैप एनी हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फेट को अपने पास खींच लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है लेड एसीटेट। अब आता प्रोसीजर सेम ऐसे ही, सैंपल ले लीजिए, Cl डाल दीजिए, सेम इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन का आर्सेनिक सोल्यूशन ले लीजिए, गैजेट अपैरेटस में HCl डाल दीजिए, HCl डालने के बाद 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड दोनों तरीके से डाल दीजिए, फिर इसमें 5 ml SnCl2 का रिएक्शन डाल दीजिए। अब ये रिएक्शन करेगा, जैसे जैसे रिएक्शन करेगा, और इसी में हम डालते हैं 10 ग्राम जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक को, और जब ये रिएक्शन करेगा 40 मिनट बाद ये भाप निकलेगा। अब जैसे स्टेन पे निकलेगा, स्टेन पे आएगा कलर, और ये कलर शो करेगा, स्टेन शो करेगा, क्या कहते हैं स्टेन प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्टेन निकल रहा है ये जो होता है स्टेन बाय टेस्ट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, तो टेस्ट पास है, और अगर स्मॉल है तो टेस्ट फेल है। ओके, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिमिट टेस्ट बहुत टफ नहीं था, ना इम्प्योरिटी बहुत टफ था। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इसमें भी बहुत मेहनत लग रहा है, हम लोग भी बहुत टाइम देते हैं इसके लिए, नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर सब कुछ मिलता है। कोई दिक्कत हो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, जो भी दिक्कत होगा हम उसका सलूशन देंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच।